नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। एडिटर्स टेबल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अरुण सर जो कि India.com के हेड हैं। इसके साथ ही हमारे साथ हैं तनवीर सर जो कि DNA के हेड हैं और DNA के CEO सर हैं हमारे साथ सुशांत सर। सर आप तीनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज। हम लोग आगे बढ़े हैं जो कि हमारा ये नया प्रोग्राम है एडिटर्स टेबल। इस पर हम अलग अलग मुद्दे रखते रहेंगे। पहले हम सर से जानते हैं, सुशांत सर से शुरू करते हैं जी कि लोकसभा चुनाव 2024 में है। इन 4 राज्यों के जो नतीजे आए इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए ब्रिज, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें इस पैनल से जोड़ने के लिए। एडिटर्स टॉक एक बहुत ज़रूरी माध्यम है जिसके ज़रिए लोगों तक हमारी बात और हम तक लोगों की बात, पत्रकारों को लोगों से, जनता से जुड़े रहना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उनकी बात भी हम तक पहुँचे। तो आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, वो हमें मिलेंगे और आप तक हमारी बात भी पहुँचनी ज़रूरी है कि किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं। आपका सवाल बड़ा सुंदर। 2024 के क्या ये समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं? देखिए, मैं लगातार कहता हुआ आ रहा हूँ, मेरी, अरुण की, तनवीर की जब पीछे भी बात हो रही थी, लगातार कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये रास्ता बन रहा है 2024 में भाजपा सरकार का। हाँ, सीटें कम हो सकती हैं लेकिन मोदी ही आएंगे, उनकी सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी। मैंडेट भी जनता ने बता दिया कि उनका विश्वास डिगा नहीं है। अभी बीजेपी से विश्वास डिगा नहीं है। और तेलंगाना की जो जीत है कांग्रेस की, उसके कारण खुद वहां के मुख्यमंत्री राव साहब रहे, नहीं तो बीआरएस अगर वहां पर अच्छा काम कर रही होती तो कांग्रेस शायद वहां पर भी धूल चाटती। आप सोचिए, लगातार 2 चुनाव से बीआरएस लंबी जीत हासिल कर रही है और अचानक एक उसमें तख्ता पलट होता है। तो ये नाराजगी है बीआरएस के प्रति, ना कि कांग्रेस की जीत। वरना अगर कांग्रेस की जीत हो रही होती, देश में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कोई आंदोलन बदल रहा होता, कोई हवा चल रही होती, तो वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी दिखाई देती। जी सर, ये तेलंगाना वाला जो आपने जिक्र किया, इसी पर मैं तनवीर सर से जानना चाहूँगा। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा कितना पावरफुल रहा? क्या ये वजह थी तेलंगाना की जो चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी? देखिए ब्रिज, मैं इस पे थोड़ा सुशांत से अलग राय रखता हूँ। तेलंगाना बीआरएस तो अपने करप्शन और जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया उसके लिए तो वो हारे ही हैं। लेकिन हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि जो कल रिजल्ट आए हैं उसमें एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो विंध्याचल का रेंज है उसके साउथ से बीजेपी मुक्त होती जा रही है और उसके नॉर्थ में कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है ये देश। तो ये कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस की वजह से नहीं है। कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत अच्छी रणनीति दिखाई जो कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश पे नहीं दिखा पाए। जो वो आपके जो कनुगलू साहब हैं, जो वहाँ के उनके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, कमलनाथ ने उनको मना कर दिया और गहलोत साहब ने तो उनसे बात करने तक से मना कर दिया। तो उस तरीके की गलतियां इन्होंने इधर की। लेकिन वो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, उन्होंने फुल चार्ज दिया। रेवंत रेड्डी हालांकि चुनाव हार गए जिनसे हारे उन्होंने दो सीटों रेवंत 2 सीटों पर लड़े, एक जगह से जीते, एक जगह से हार गए। तो और रेवंत फ्रंट रनर हैं बिल्कुल। और अभी तो तेलंगाना में हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा असर पड़ा है। और अब मुझे लगता है कि हमें राजनीति को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया नहीं चाहते हुए भी अलग करके ही देखना पड़ेगा। एक अलग ही तरह की राजनीति अब इस देश में चल रही है और उसको समझना पड़ेगा। एज एन एनालिस्ट हम लोग भी उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब तक ये वीडियो शायद अपलोड होगा, आप लोगों के सामने आएगा, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब तक शायद रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके होंगे या मुख्यमंत्री तय हो चुके होंगे। एक बात जो मेरे को आपको फिर भी कहनी है कि अगर कनुगोलू की स्ट्रैटेजी से तेलंगाना में ये जीत हासिल हुई है तो भी क्या 2024 का रास्ता लिखा जाएगा कांग्रेस के पक्ष में, ये कहना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको 20 साल पहले ले जाऊंगा। 2003 में बीजेपी ने इसी तरीके से 3 राज्य जीत लिए थे और इससे बुरा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का। 21 सीटों पर सिमट गई थी वो राजस्थान में, 50 से कम सीटों पे सिमट गई थी मध्य प्रदेश में। उसके बाद 2004 में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस ने सरकार बना ली। और पिछली बार जब 19 में कांग्रेस ने ये 3 राज्य जीत लिए, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी ने सारे मोर और लेस लिटरली स्वीप कर दिया। मेरे ख्याल से मैं इसमें अरुण का विचार इसमें लेना जरूरी है। ब्रज, अगर आप इजाजत दें। अरुण, आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि तनवीर जो कह रहे हैं 20 साल पहले की बात, मुझे ऐसा लगता है कि हर सरकार का एक फटीग आता है और
इस मोदी काल का या मोदी सरकार का फटीग अभी आया नहीं है। बिना सीएम चेहरों के अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी शिवराज का चेहरा इस तरह से यूज नहीं किया गया कि वही अगले मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल। तो अगर बिना मुख्यमंत्री के चेहरों के भी अरुण ये हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का फटीग आ गया और 2024 में जो तनवीर कह रहे हैं वो, या फिर ये तेलंगाना की जीत जो है वो बीआरएस की नाकामी का नतीजा है? जी, तेलंगाना से ही शुरू करूंगा मैं जी। तेलंगाना में 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तनवीर जी ने कहा कि बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर जो एक ऑब्जर्वेशन बताया, उससे अलग एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि तेलंगाना में पिछली बार जो चुनाव हुए थे बीजेपी के 7% तकरीबन वोट थे। जी। लेकिन इस बार जो है 14% वोट हुए हैं। तो इस तरह से तो बीजेपी का भी जो वोट प्रतिशत है वहाँ बढ़ा है जी। और पिछली बार 2 के अगर 1 सीट हुआ करती थी, इस बार 8 सीट मिली है, तो बीजेपी वहाँ कम नहीं हो रही है। आप इस वजह से कह रहे हैं कि वो बगल के स्टेट पिछले साल में कर्नाटका में बीजेपी की हार हुई है, इस वजह से आपको रिलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी अभी इंटैक्ट है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है बीजेपी का वो सबसे मजबूत है। इसीलिए आप बाकी 3 राज्य में देखें अगर, तो उसमें एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई है। आप इस जो वोटिंग का पैटर्न आया है इन विधानसभाओं में चुनाव के बाद में आप देखेंगे कि जहां भी जिताया जनता ने डिसाइसिव तरीके से एक पार्टी को जिताया है। ये भी एक नया ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डिसाइसिव तरीके से जिताया है। और उसमें राजस्थान में आप देखेंगे तो तकरीबन 6% का वोट बैंक बढ़ा है। आप देखेंगे भले ही कांग्रेस को तेलंगाना में 10% वोट बैंक की वृद्धि हुई है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में भी वोट प्रतिशत तकरीबन 8% के आसपास बढ़ा है। तो जिसको भी मिला है डिसाइसिव विक्ट्री मिली है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये दोनों अभी इंटैक्ट हैं, मजबूत हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा, लोग कहते थे कि लोकसभा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अब उनकी रीच जो है, आपको बताऊँ मैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने गुजरात में किया था, गुजरात में पिछले साल के चुनाव में उनका जो बीजेपी का ग्रे एरिया था, वीक पॉइंट हुआ करता था, उनकी वीकनेसेस जो है उन एरियाज में थी जहां पर जनजाति समुदाय के लोग रहते थे। कोस्टल, गुजरात के कोस्टल एरियाज में वहां पर बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की। वही हमने छत्तीसगढ़ में देखा। छत्तीसगढ़ में जो जनजाति समाज है, जिसके लिए आप छोटी छोटी स्कीम लागू किए थे बघेल साहब ने, तो छत्तीसगढ़ में उस सेगमेंट ने भी जबरदस्त तरीके से वोट किया। करप्शन की बात मैं एक और ऐड कर दूं, करप्शन का मुद्दा हावी रहा, उसी वजह से बीआरएस सरकार भी हारी तेलंगाना में, और बाकी जगहों पे भी आप कांग्रेस की सरकार जैसे कि देखिए, राजस्थान में मेरे ख्याल से राजस्थान की हार करप्शन की हार नहीं है। राजस्थान की हार शायद कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के अंदर है, इस पे मुझे लगता है हम सभी सहमत हैं कि सचिन पायलट का पूरा धड़ा जो है वो उस वक्त कांग्रेस को जिताने के लिए काम नहीं कर रहा था या नहीं कर रहा होगा। हम ये सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 45,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो अगर ये एक उनकी पॉपुलैरिटी को भी दर्शाता है और अगला सीएम का चेहरा जो है वो बनता है। अच्छा, सीएम वाला आपने बात किया से जी, जो अरुण जी कह रहे थे, सरगुजा जो कि पूरा ट्राइबल एरिया, 13 सीटें हैं, 13 की 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और वो जो एरिया है वो टीएस सिंहदेव का गढ़ है जी। और आप लोग को पता ही है टीएस सिंहदेव और बघेल में पूरे 5 साल बनी नहीं। तो ये जो कांग्रेस की अंतरकला है, इसका भी नतीजा है। देखिए, कांग्रेस अंतरकला से ही जा रही है। आप मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर बात देख लीजिए। आपका सहयोगी दल 70 सीटों पर आप ही के साथ चुनाव लड़ रहा है और आपके वोट को काट रहा है। यही 70 सीटें अगर कांग्रेस के हिस्से में गिर रही होती, शायद तस्वीर कुछ और होती। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इंटरनल मैनेजमेंट नहीं बना पा रही है, और वो जो इंडिया नाम रख लेने से नहीं होता, आपको इंडिया की तरह से काम भी करना। एक बीच में मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ इलेक्शन की बात हो रही है, टीएस सिंहदेव सहित 9 मंत्री हारे हैं और टीएस सिंहदेव साहब सिर्फ 92 वोट से हारे। ये 94 वोट से, 94 वोट से हारे। उसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कल हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इतनी बम्पर जीत हासिल की, 12 मंत्री हार गए। अब ये मुझे समझाए कोई कि ये एंटी इनकम्बेंसी अगर ये नहीं है तो वो कैसे है। इन चुनावों को एनालाइज करना बहुत, नरोत्तम मिश्रा जो कि उनके पोस्टर बॉय हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, वो अपने गढ़ से हार गए।
दतिया इसका से। मतलब तनवीर ये है, आप कह रहे हैं कि कोई समझाए, तो मेरा एनालिसिस सीधा सीधा तौर पे ये कहता है कि हिंदुत्व नहीं जीत रहा है, पार्टी में जनता अब ये देखकर वोट दे रही है, जनता ये समझकर वोट दे रही है कि हमारे मुद्दे कौन से हैं, हमें कौन जिता रहा है। आप देखिए जब दिया कुमारी जमीन पे जाके काम करती हैं तो वो भी जीत जाती हैं, बल्कि चुनाव से पहले तक न मीडिया न लोग उनकी बात कर रहे थे, पर जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो सच्चाई कुछ और होती है। आपने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया ही। इसके साथ में एक और बात कह सकते हैं जो इन्होंने कहा कि जो नेता अगर जनता के पक्ष में काम करता हुआ नहीं दिखेगा, अब वो बड़ा चेहरा और उसकी छवि ये काम नहीं कर रही, जो जनता के लिए काम कर रहा है वही जीत रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान की इमेज, उनकी इमेज इनकी साफ सुथरी जरूर है, लेकिन वो जनता के बीच में लगे रहे, महिलाओं के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और मैं इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जोड़ना चाहूंगा। पूरे चुनाव में हम लोग इंडिया ब्लॉक की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ में। राहुल गांधी ने सभी चुनाव में, सभी जनसभाओं में एक लाइन दिया कि मैं कास्ट सर्वे देश में करवाऊंगा। कास्ट सर्वे करवाने की बात जो कि उन्होंने नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति एक बात को आगे लेकर और बड़ा करने की कोशिश की है, वो फॉयल हो गया। प्रधानमंत्री ने कल एक बात कही, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, जो उन्होंने चुनाव सभाओं के दौरान भी कही थी कि हमारे लिए जो है कास्ट को फॉयल करते उन्होंने कहा था कि हमारे लिए 4 जातियां हैं। पहली है गरीबी, दूसरी है युवा, तीसरी है महिला और चौथे है किसान। तो इसके बाद कुछ नहीं बचता है। वो जो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स वाली जो बात है, जो कि मंडल देखिए कल अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया कि जाति की जो लड़ाई है वो हम नहीं लड़ते। उन्होंने कांग्रेस का ही अपना ही मुद्दा कांग्रेस की तरफ डालते हुए और उन पर ही वो पलटवार कर दिया। ये उलटबाजी हो गई कि अब कांग्रेस जो है वो जाति की राजनीति कर रही है और हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। लंबी बातचीत। हाँ, नहीं, एक चीज जो काफी कंफ्यूज है सब लोग कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राजस्थान में अलग नाम आ रहे, बड़े बड़े नाम आ रहे। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा सभी नाम जो है कंफर्म हो गए होंगे। नहीं सर, आपका कॉल क्या है? राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? राजस्थान में सीधा तौर पे अगर देखें तो अभी बड़ा नाम वसुंधरा राजे ही है। 70 रैलियों का उन्होंने सामना किया था। मैं कल भी जब चुनाव की जब गिनती हो रही थी, मैं तब भी कह रहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे वहां पर बड़ा नाम है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य को देखते हुए कुछ करेगी, पर 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। आपको मशीनरी की जरूरत होती है, आपको अपने अनुभवी नेताओं की जरूरत होती है। वसुंधरा राजे बागियों से भी मिल रही है। दिया कुमारी का भी नाम आ रहा था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जो है वो एक ऑप्ट रहेंगी, पर वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये वीडियो अपलोड हो शायद कोई बड़ा चेंज हो। इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अगले साल चुनाव है लोकसभा का, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो वहाँ की स्टेब्लिश लीडरशिप है उसको डिस्टर्ब करके अपने वोट बैंक या उसकी पॉपुलैरिटी से मिलने वाले वोट बैंक को खराब करना नहीं चाहेगी। भले ही हम लोग राजस्थान में अभी एक नया नाम उभरता हुआ देख रहे हैं, दूसरे योगी हैं बालकनाथ। केंद्रीय नेतृत्व ने आज अभी दिल्ली बुलाया भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर करते हैं तो शायद वहाँ का जो वोट बैंक, जो उनकी पॉपुलैरिटी है विजय राजे सिंधिया के साथ में, वो उनका जो इम्पैक्ट होगा लोकसभा इलेक्शन में, वो चीजें डिस्टर्ब होंगी। मुझे लगता है सुशांत जी ये बाबा बालकनाथ के साथ ही जाएंगे, क्योंकि 4 महंत भी जीते। क्योंकि जो उदयपुर और जोधपुर के इलाके जिन्होंने चुनाव के कुछ महीनों पहले कन्हैया लाल इंसिडेंट और कुछ वो देखे, वो सारे बीजेपी ने स्वीप किए हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ का जो वो इमेज है उसको बीजेपी जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में इस बार बाबा बालकनाथ आगे आएंगे। मध्य प्रदेश तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान से अच्छे कोई है नहीं, और दिल्ली पहुंच भी गए। जिस तरह के जैसे लोग कल भी बात कर रहे थे, महिलाओं ने उनके रास्ते के कांटे निकाल दिए लाडली बहना स्कीम की वजह से। तो वहाँ और छत्तीसगढ़ में जो आप उस वक्त कह रहे थे, ये एक आदिवासी लीडर है हमारी, जो कि सेंटर में मिनिस्टर भी है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उनको बीजेपी एक मौका दे सकती है, क्योंकि आदिवासियों के बीच में ट्राइबल्स में काफी अच्छी ये मैं आपकी बात मानता हूं, क्योंकि तो इसलिए रमन सिंह ने भी रमन सिंह और मुझे जो रमन सिंह ऐसा लग रहा है कि वो मतलब वो अब इतना इम्फेटिक नहीं है कि मुझे सीएम बनना है, तो इसलिए अगर जो भी भूमिका दी जाएगी मैं उसे निभाने के लिए मुझे आई थिंक ब्रिज। हाँ बिल्कुल। मैं एक चीज और समझना चाहता कि ये चुनाव के बाद कांग्रेस की जो स्थिति है वो कैसी होगी आगे फ्यूचर में। देखिए 2024 में जो इंडिया
उन्होंने बनाया है, संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद कांग्रेस अभी भी दूसरे मोर्चे पर लड़ रही है और तीसरे मोर्चे का हिस्सा होना चाहती है। इससे बात नहीं बनेगी। इस हार से कांग्रेस की जो बाइंग कैपेसिटी है कि मैं कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती हूँ बतौर कांग्रेस, ये क्षेत्रीय पार्टियों के आगे। अब ममता बनर्जी भी सीटें मांगेंगी, यूपी में समाजवादी पार्टी भी सीटें मांगेगी, और महाराष्ट्र में भी उनको तकलीफ होगी एनसीपी के साथ जब वो सीटों को बांटने की बारी आएगी। तो मुझे लगता है कि आप मान के चलिए कि इस हार से कांग्रेस के लिए बाइंग पावर कम हुई, अगर मैं क्विकली अपनी बात को समझूं। बिल्कुल। तनवीर सर, आप क्या सोचते हैं 2024 के लिए अब जो कांग्रेस की स्थिति रही है और फिर आगे क्या होगा? मेरी राय इस पे बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो हार हुई है वो इंडिया ब्लॉक के लिए बेहतर साबित होगी। अगर कांग्रेस जीत जाती तो वो फिर सारे स्टेट्स में अपने लिए अधिक सीट मांगती। और मैं खुद बिहार से आता हूँ, मुझे पता है बिहार में कांग्रेस की कोई जमीन नहीं है। वो वहाँ पे 6 सीटें अगर एमपी की मांगते हैं लोकसभा के लिए, वो 1 जीत पाएंगे किशनगंज, उसके अलावा 1 भी नहीं जीतेंगे। वो 5 सीटें बर्बाद करेंगे। उसी तरह यूपी में, जैसे आप लोग आते हैं यूपी से और भी हमारे साथी आते हैं, यूपी में भी कांग्रेस की कोई बहुत अच्छी जमीन नहीं है, लेकिन वो वहां भी सीटें मांगेगी। बिल्कुल। और सेम इन वेस्ट बंगाल। तो कल सुशांत जी जब रिजल्ट आए तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शाम में ही जदयू के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता ये कहने लगे कि हमारे लिए भाई ममता बनर्जी ही लीड करें और नीतीश कुमार ही लीड करें। तो वो जो ये मतलब जो जनता ने कल वोट दिया है, ये भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। बहुमत दिया है, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। 5 राज्यों में, अगर आज मिजोरम का भी ट्रेंड देखें तो वो जड़े में बिल्कुल क्लियर है। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हार जीत ठीक है, वो बीजेपी और कांग्रेस समझे। एज एन इंडियन, एज एन एनालिस्ट, ये मुझे बहुत खुशी है कि जनता ने एक पार्टी पे विश्वास जताया है और उसको आगे आने का मौका दिया है। अरुण जी, आप क्या सोचते हैं 2024 के लिए कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? तनवीर जी की बात को एक बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस के साथ अब अन्य पार्टियों की जो बातचीत होगी वो डेमोक्रेटिक फैशन में होगी। पहले जो है एक तरफी बात हो रही थी, वही एक कारण था जिसकी वजह से इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को जो है अपने साथ शामिल नहीं किया मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस जो है, मैंने कहा कि इक्वल फुटेज पे जो है साथ में डेमोक्रेटिक मैनर में बात करेगी। अपने इनहिबिशंस, हम सबसे बड़ी पार्टी है, वो जो उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ है, हम सबसे पुरानी पार्टी है, उस बात को हटाते हुए बराबर की सीट पे बैठ के अगर ये लोग बात करेंगे तो शायद तभी ये लोग बीजेपी को जो है, भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन में चैलेंज दे पाएंगे, जिसकी स्थिति में फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, समय अब अलविदा कहने का समय हो चुका है। हम फिर मिलेंगे। आप dnoindia.com पर एडिटर्स टेबल देखना ना भूलें। शुक्रिया सर, आप तीनों हमसे जुड़े।